अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज की हमारी पॉडकास्ट बहुत ख़ास है क्योंकि आज हमारे मेहमान भी बहुत ख़ास हैं। मांगट की मारूफ शख्सियत हैं जो समाजी, सियासी, फलाही और रूहानी शख्सियत है जिनका नाम है चेयरमैन शमशाद हुसैन साहिब। आज बातें बहुत हैं लेकिन आज की बातें हम उन्हीं से सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट हमारी अनाबिया क्लॉथिंग स्टोर और आइकन ऑफ इम्पैक्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी की तरफ से स्पॉन्सर की गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, की हाल है? खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ हमने सुना है लेकिन आज दिल था कि आपसे खुद जाके हम पूछते हैं। मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो आपके इलेक्शन की बातें हैं, चेयरमैन बनने की बातें हैं, खेती बाड़ी की बातें, वो बाद में है। पहले ये बताएं कि आपका बचपन कैसे गुजरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ज़िंदगी आपके सामने ही है, आपने सुना है जिसके उसके बारे में। तो बचपन तकरीबन हर बच्चे का ऐसे ही बचपन, लड़कपन। सही। प्राइमरी स्कूल हमारा इधर साथ ही है मांगट का, तो उसमें प्राइमरी मैंने पास किया। फिर मिडल क्लास जो है वो मांगट के हाई स्कूल में। फिर मैं कुछ अरसा के लिए लाहौर चला गया, सही। जामिया नईमिया लाहौर। मेरे उस्ताद मोहतरम थे जनाब हाफ़िज़ मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब, सही। उनके पास चला गया। वहाँ पे कुछ थोड़ा अरसा मैंने ये जो दीन की तालीम भी हासिल की। तो फिर किसी मजबूरी की वजह से फिर वापस आ गया। फिर इधर मांगट स्कूल में, हाई स्कूल में फिर दाखिल हुआ, मैट्रिक किया। तो इस तरह ये सिलसिला सही। चलता रहा। अच्छा, बचपन का कोई वाक़या जो आपको आज भी याद हो? बचपन के बहुत सारे वाक़यात होते हैं, ये नहीं ऐसा कोई बचपन का वाक़या याद नहीं है, लेकिन छोटे-छोटे वाक़यात होते हैं बचपन में, होते ही वाक़यात हैं। अगर देखने में आए तो यानी वो जंग या कच्छे पहनकर सही। खेलना, कूदना, नहरों पे जाके नहाना, ये सारे एक यानी बचपन के वाक़यात ऐसे होते हैं। सही। हाँ, अभी आप पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, तो क्या आपने कभी बचपन में सोचा था कल को मतलब कि मैं इस पोज़ीशन पे भी जाऊँगा? ये बचपन की एक और सूरत-हाल होती है, जिस तरह बंदा आगे-आगे चलता जाता है ना, तो फिर उस पे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं। वो फिर उनको हैंडल करने के लिए अपनी तगो-दो करता है। लेकिन ये इलेक्शन लड़ने का तो मेरा बिल्कुल कोई ख़्याल ही नहीं था, सही। प्रोग्राम भी नहीं था। बस सावन ही में ये इलेक्शन का प्रोग्राम जो है ना, बमुश्किल मेरी उस वक़्त 25 साल उम्र थी तकरीबन। तो वो बिरादरी तौर पे हमारा वो इलेक्शन का टाइम आया, तो ये हमारा इकट्ठ हुआ बुज़ुर्गों का। मैं तो उस वक़्त बिल्कुल बच्चा था। तो हमारी जो कुछ मुखालफ जो थे फ़रीक, उन्होंने कुछ सब ने ही मिल के इकट्ठ कर लिया कि 5, 6, 7 बिरादरियाँ थी। तो उन्होंने इकट्ठ किया कि ये हर मर्तबा ये इलेक्शन जीत जाते हैं, तो इस दफ़ा इनको सब मिल के हराएँगे। सही। तो बस वो हादसाती तौर पे उनका इकट्ठ होना और इधर मेरा नाम निकल आना कुरानंदाज़ी में। सही। हमारे बुज़ुर्ग इकट्ठे हुए तो सभी ने ये सोचा कि इलेक्शन जो है वो मुमकिन नहीं है इलेक्शन जीतना। तो इस तरह जब हुआ तो फिर बुज़ुर्गों ने मुझे चूज़ किया कि अगर हम हार भी गए तो यही होगा ना कि बच्चा है, छोटी उम्र का है, तो खैर है। मुझे तो इसलिए इलेक्शन में बुज़ुर्गों ने फैसला किया कि चलो छोटी उम्र का है, तो इसको जो है ना इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं। अच्छा, 24 साल की उम्र में आपने इलेक्शन जीता है, तो जो आपकी इंतखाबी मुहिम थी, कोई वाक़या याद हो कि आपने ये काम किया, लोगों ने आपकी इतनी सपोर्ट की है? मुझे जो याद है, मैं तो उस वक़्त बिल्कुल छोटा था, सच्ची बात है, इलेक्शन का भी तजर्बा भी नहीं था। सही। हमारे बुज़ुर्ग थे जो, तो चाचा मुतल्ली खां हैं, चाचा मोहन हैं, दूसरे भी सारे जितने भी बिरादरी के बुज़ुर्ग हैं, वो उन्होंने सब ने यकीन करें इतनी मेहनत की। सब के घर, मेरी बिलखसूस मेरी वालदा मोहतरमा थी, तो वो सब ने जो है ना घर-घर जाके लोगों के साथ राब्ता किया। और बिलखसूस जो हमारा
गैर काश्तकार बिरादरी है, मुहाजिरीन बिरादरी है, वो भी हमारे इलेक्शन में वार्ड में थे, तो उन्होंने हमें बहुत ही सपोर्ट किया। तो इलेक्शन जो है वो उसमें मुकाबला की पोजीशन छोड़ के हम जो है कुछ 99 वोट की जो है लीड से मैंने विन किया। सही। मतलब है इस तरह मुकाबला बहुत पीछे रह गया था, लेकिन अल्लाह का ये ख़ास फजल था, तो जो है मैं मतलब लीड से जीता अपना काउंसलर का इलेक्शन जो था। इलेक्शन जीतने के बाद आपने पहला क्या काम किया? पहला काम तो मैंने फ़ौरन ये किया कि मैंने अपने बुज़ुर्गों के मज़ार पे जाके हाज़िरी दी। सही, माशाल्लाह। उसके बाद मैं, चूँकि रूहानी तौर पर मेरा तल्लुक़ हज़ूर नौशागंज बख्श से है, तो मैं फिर उधर गया, तो मैंने उधर जाके हाज़िरी दी। तो फिर उसके बाद हमारा एक सिलसिला होता है कि इलेक्शन जीतने के बाद वो मिठाई जलेबी ये वो, ये सिलसिला 2-3 दिन चलता रहा। सही। क्योंकि हम इलेक्शन जीते हुए थे बड़ी सेंसिटिव पोजीशन पे, सही। तो वो सबको बुज़ुर्गों को खुशी भी बहुत थी। और फिर अल्लाह ने उसके फ़ौरन बाद ही जो है बिला मुकाबला मुझे चेयरमैन मुंतखब कर दिया। तो ये भी एक एज़ाज़ था कि मेरी जब इलेक्शन में कुरा आया कि शमशाद को तो इसमें बतौर चेयरमैन नामज़द किया गया है, तो मेहरबानी मेरे मुखालिफ भाइयों की भी कि उन्होंने मेरे मुकाबले में दूसरी दरख्वास्त नहीं दी, तो मैं बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गया। तो इसी तरह ये सिलसिला फिर इलेक्शन का चलता रहा। अच्छा, अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत से नवाजा है, तो ये बताएं कि जो अवाम का जो दिल जीतना, इत्मीनान जीतना, वो क्या इसका राज है? मुझे तो जो महसूस होता है ना, जो भी बंदा इलेक्शन में आता है अगर वो मुखलस हो के सही अवाम के साथ दिल जमी से काम करता है, खुशी से लोगों के काम आता है, उसके जहन में लालच नहीं होता, तो हर बंदा ही उसकी इज्जत करता है। सही। सबसे ज़्यादा है कि बंदा दिल लगाए, लोग किसी का भी काम है, ये जो इलेक्शन में नुमाइंदे होते हैं इनका असल काम तो यही होता है ना कि लोगों के काम आना। बिल्कुल। अगर जो भी बंदा लोगों के काम आता है, हर बंदा उसकी इज्जत भी करता है और वो हर जगह मारूफ भी होता है। मेरे ख्याल में तो यही बात। अच्छा, आपके नज़दीक एक अच्छे लीडर और आम सियासतदान में आप क्या फ़र्क समझते हैं कि लीडर कैसा होना चाहिए? जो भी बंदा करप्ट नहीं होता ना, वो अगर उसमें लीडरशिप की कुछ भी खसूसियात हों, तो करप्ट नहीं हो, करप्शन ना करे, इखलास हो, उसको उसके पास खलूस हो, प्यार हो, तो वो बंदा हर जगह पे कामयाब होता है। मेरे ख्याल में ये जिस तरह हमारे ज़िले में काफ़ी सियासतदान हैं, लेकिन हमीदा बीबी का एक अपना किरदार है, उसने आज तक अपनी ज़मीन बेच के घर बनाया है। बिल्कुल। मतलब है इस तरह के इसमें हैं लोग काफ़ी जो है ना पाकिस्तान में भी जो करप्ट नहीं है। अच्छा, अगर मांगट की हम बात करें तो मांगट को आपने टाउन कमेटी में शामिल करवाया है, सोलंग लगवाया है, स्ट्रीट लाइट लगवाई है और सफाई प्रोग्राम आपने शुरू करवाया है, तो ये सब कैसे शुरू हुआ और आपका इसके पीछे क्या प्लान रहा है? 1991 में मैं इलेक्शन में जब चेयरमैन बना ना, तो हमारी जो कमेटियां थी ये तकरीबन 1.5 साल रही। सही। इस 1.5 साल में ना गवर्नमेंट की तरफ से हमें सब यूनियन काउंसिलों को 25,000 रुपया दिया गया सिर्फ। सही। 1.5 साल के अरसा में। सही। पूरे अरसा में 25,000 रुपया। और जो टाउन कमेटी थी, मंडी बाउद्दीन उस वक्त टाउन कमेटी थी, उसको 5 लाख रुपया दिया गया। जो म्यूनसिपल कमेटी थी उसको 25 लाख रुपया दिया गया। सही। उस वक्त 5 लाख 25 लाख बड़ी अमाउंट होती थी। बिल्कुल ऐसे 1991-92 में तो हमें 25,000 रुपया दिया गया। तो मैंने सोचा कि अगर हमारी भी टाउन कमेटी होती तो हमें भी 5 लाख रुपया मिलना था। उस 25,000 रुपये से हमारी सिर्फ एक गली जो ज़्यादा ख़राब थी हमने वो बनाई। सही। सबसे ज़्यादा वही गली ख़राब थी, तो हमने वो पैसे और कुछ और पैसे हमारे पास, ये सब्ज़ी मंडी इधर लगवाते थे उसका ठेका देते थे, वो पैसे मिला के तो हमने वो एक गली मुकम्मल करवाई। अच्छा,
मुझे ये ख्याल आया कि अगर हमारी टाउन कमेटी होती तो हमें भी 5 लाख रुपया मिलता। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने उसी वक्त इसके लिए ना अपनी मांगट को टाउन कमेटी बनवाने के लिए तो दो शुरू की। सही। हमने एक रेजोल्यूशन पास की, उसमें तमाम मेंबरान की तरफ से, क्योंकि हमारी आबादी जो है, आबादी के लिहाज से हम उसको सूट करते थे कि हमें टाउन कमेटी बन सकते थे। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त भिजवाई अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लगवा के। सही। तो वो बस दरख्वास्त चलती रही। ये उस वक्त हमारा मांगट का और कादराबाद, सही। इन दो जो है ना, इनका 1994 में मेरा ख्याल है ये हुआ था, डिक्लेरेशन क्लियर हुआ था, जो है ना ऑर्डर हुए थे टाउन कमेटी के। सही। हमें ये मेहरबानी की थी चौरी तारक रैका साहब ने, उन्होंने भी इसके पीछे उनका खसूसी हाथ था। तो हमारी टाउन कमेटी के ऑर्डर हो गए और फिर टाउन कमेटी अभी कुछ देर पहले तक चलती रही है। ये जो नया सिस्टम आया है, उन्होंने को आबादी का अप डाउन किया है, जिसमें फिर उन्होंने हमारी टाउन कमेटी को ख़त्म करके तो फिर यूनियन काउंसिल इसको डिक्लेयर किया है। अच्छा, ये बताएं कि आज के मांगट में और जो 30 साल पहले मांगट था, दोनों में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? देखो जी, फ़र्क तो बहुत है। सही। देखे ना, दिन ब दिन लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं, कोठियाँ बन रही हैं, और उस वक्त आबादी कम थी, अब आबादी उस वक्त तकरीबन थी 13-14 हज़ार, इस वक्त है 25 हज़ार से ज़्यादा। तो एक ये फ़र्क है। घर, अभी लोगों को शऊर बहुत ज़्यादा आ चुका है। अभी हमने इधर अपने मोहल्ले में और भी दोस्तों ने मोहल्ले में कमेटियाँ बनाई हुई हैं, सफाई का हम इंतज़ाम खुद करते हैं। अभी गवर्नमेंट ने भी कुछ ना कुछ, साफ़ सुथरा पंजाब वालों ने भी कुछ ना कुछ इधर काम शुरू किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो अपने तौर पे ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं। हमने सफाई का इंतज़ाम मोहल्ले में खुद किया हुआ है, उसके लिए बंदे रखे हुए हैं, उसके हम अपनी जेब से घरों से ले के पैसे उनको तनख्वाह देते हैं। तो इस तरह मतलब है, शऊर लोगों में काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। लोग अच्छे कामों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। बैरून मुल्क से जो हमारे बच्चे बैरून मुल्क हैं, वो भी इसके लिए कोशिश करते हैं कि वो भेज देते हैं पैसे कि ये काम करवा लो, ये गली बनवा लो, ये गली बनवा लो। अभी तो इतनी मुद्दत हो गई है, 4-5 साल, ना कोई गली बनी है, ना कोई फंड आया है। तो गवर्नमेंट का भी वैसे ही अल्लाह हाफ़िज़ है। मेरा गांव है, तो मैं तो चाहता हूं कि ये हर घर में रोशनी भी हो, हर गली में रोशनी हो, हर गली जो है उसमें टफ टाइल लगी हो, कंक्रीट हो, सीवरेज सिस्टम जो है वो उसका निज़ाम अच्छा हो, हमारा सेम नाले का मसला है वो हल हो, हमारा पानी का प्रॉब्लम है, ये जो गंदा पानी जाता है वो बहुत ही ज़्यादा, उस पर पैसा भी लगा हुआ है लेकिन उसका कोई इंतज़ाम नहीं है, तो रोज़ाना गलियों में पानी खड़ा होता है। तो ये सफाई का सिस्टम, ये इस तरह के सारे मसाइल जो मांगट में है, बिजली के प्रॉब्लम हैं, ये सारे हल होने चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि अपनी जेब से भी कई बार कोशिश की है, कुछ छोटा मोटा काम हो तो हम अपनी जेब से भी चंद दोस्त हैं मिल के तो कोशिश करके कुछ लोगों से इमदाद ले लेते हैं, तो हम ऐसे कोई इकट्ठे काम मिल के करवा लेते हैं। अभी भी बिल्कुल हाल ही में ये हमने कॉलेज जो बनवाया है, उसमें कोई 75 लाख रुपए के करीब हमने भर्ती डलवाई है। वो ये छप्पड़ था, तो उसमें हमने 75 लाख से ज़्यादा के रकम जो है वो हमने दोस्तों भाइयों से इकट्ठी की। अच्छी खासी रकम है। हाँ, तो इतनी रकम इकट्ठी करना को थोड़ा मसला नहीं होता, तो हमने ये पैसे लोगों से इकट्ठे करके इतनी भर्ती डलवाई है। और स्कूल के काम हैं, उसमें मतलब कमरे या काफ़ी काम है, जो गली का काम है, इधर दारे के साथ गली ख़राब थी वो बनवाई अभी इन्हीं दिनों में। तो ये काफ़ी पैसे मतलब हम लगाते रहते हैं, दोस्तों से लेते हैं, अपनी जेब से डालते हैं। 2016 में आप पर एक कत्ल का झूठा मुकदमा हुआ, 6 महीने आपने कैद भी काटी है, तो वो क्या वाक़या हुआ, आपने कैसे वो दिन गुजारे थे? बस ये ना, मेरे ऊपर कोई अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था, सही, जो मैं समझता हूँ, और अल्लाह ने उस इम्तिहान में मुझे कामयाब किया। मुझे तो ये ख्वाब भी नहीं था कि इस तरह का, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि किसी बंदे को
कोई थप्पड़ ही लगा लूं, सही। कत्ल का तो बड़ी दूर की बात है। तो बस अल्लाह की करनी थी कि मुझे कुछ सबक अल्लाह ने सिखाना था। तो मुझ पे बस रातों रात ही एक अजाब ही आया, ये समझ लें कि मुझे टेलीफोन आया कि आप थाने में आओ। मैं लाहौर था। फिर लेट नाइट डीपीओ ने मुझे कॉल की। सही। डीपीओ साहब मुझे ज़ाती तौर पे जानते थे, तो उन्होंने मुझे बात बता दी कि आप पे ये मसला है, एलिगेशन है, तो आप आके तो उसका कोई सवाल जवाब जो है ना वो दो। तो मैं रात को ही वापस आ गया। मेरे चचा बीमार थे लाहौर में, उनको मैं लेके गया हुआ था, लेकिन मैं उनको उधर छोड़ के मैं वापस आया। तो मैं सुबह सवेरे ही डीपीओ साहब की रिहाइश पे चला गया। सही। मेरे साथ मेरे बड़े भाई थे शफकत मांगट, तो हम दोनों भाई उधर चले गए। उनको मैंने बात बताई। हुआ ये था कि कोई पिस्टल, किसी बंदे ने मेरे पिस्टल के नंबर का उस पिस्टल पे कोई नंबर लगाया हुआ था। सही। वो स्टेशन नंबर जो होता है। हाँ जी, रजिस्टर्ड नंबर जो होता है, तो वो नंबर मेरे नंबर से मैच किया। तो ये डॉक्टर नज़ीर साहब थे, उनका बेटा मर्डर हुआ था। अच्छा। तो मैंने तो उनका वो अस्पताल या घर उसका भी मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो मर्डर हुआ किस जगह था, सही। यानी उनके अस्पताल हुआ था या उनके घर वाले अस्पताल में हुआ, तो मुझे ये भी नहीं पता था। सही। तो मुझे, जब मैं गया डीपीओ साहब के पास, तो उन्होंने मुझे सारी बात बताई। मैंने कहा जी मैं हाजिर हूँ। उस वक्त तक कोई बंदा अभी तक पकड़ा हुआ नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। सही। मैं सिर्फ इसलिए चला गया था कि चूंकि मर्डर का केस है, तो मेरे ऊपर अगर ये इल्ज़ाम लग गया तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगा कि वो बंदा भाग गया है। तो मैं ये ज़हन में तस्लीम करके कि अगर मेरे ऊपर अगर केस भी बना दिया गया तो फिर भी मैं ये कभी नहीं सोचूंगा कि मुझे ये हो कि मैं भाग जाऊं। सही। तो मैं इसलिए खुद पेश हो गया। बहरहाल पुलिस ने अपनी इंक्वायरियां की, सारा कुछ किया। पुलिस को 100% कन्फर्म हो गया कि ये बंदा बेगुनाह है। सही। लेकिन वो डॉक्टर साहबान थे, उनका भी ऊपर तक हाथ था। तो ये सारे पुलिस वाले उनसे डरते भी थे। तो उन्हीं दिनों में ही कुछ और लोग पकड़े गए। तो अभी मुझे पता है, उस वक्त तो नहीं पता था, लेकिन मैं आज भी ये बात मीडिया पे क्लियर कह रहा हूँ कि जिन लोगों के वो पर्चा भी हुआ था ना, वो भी लोग सारे बेगुनाह हैं। सही। मैं आज भी बरहलफ ये बात कह रहा हूँ, यानी ऐसी वो कहानी बनी है। सब लोग उस पर्चे में, जितने भी उस मुकदमे में लोग जेल गए, कैद हुए, सजा हुई, जी। सब लोग बेगुनाह हैं। पुलिस को पता है, लेकिन उन्होंने अपना सर छुड़ाने के लिए वो उन पे मुकदमा डाला और अपना सिर छुड़ाया। सही। मतलब राज बख्तियार था एक, पिंडी बहाउद्दीन का, वो उस मुकदमे में उसको मेन डाला गया कि उसने करवाया है। ये हल्फन कहता हूं कि वो बेगुनाह है। और जिन 2 लड़कों को कैद हुई वो जेल में मेरे साथ रहे। सही। हाँ, तो मैं फिर जब जेल में होते हैं तो वो सब लोग एक दूसरे को सारी बातें जो ओरिजिनल होती हैं पता चल जाती हैं। वो साथ बातें करते हाँ, हैं, ये केस हुआ। हाँ, वो एक बंदे को पुलिस ने इतना तशद्दद करके तो ये बात उससे मुंह से उगलवाई सही। कि तुम मानो कि ये बंदा तुमने मर्डर किया, और उसने ये माना, अदालत में भी उसने माना। सही। लेकिन हकीकतन बेगुनाह था वो। लेकिन पुलिस के डर से वो हर जगह पे कहता गया कि मैं नहीं मारा है, मैं नहीं मारा है, मुझे उसने कहा है, मुझे उसने कहा। मैंने तो डीपीओ को बोला था कि आज आप जो कर रहे हैं मेरे साथ करेंगे, किसी और के साथ करेंगे, क़यामत के दिन इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने ये बोला था कि मुझसे आप हलफ ले लें, इलाके से मेरा हलफ ले लें, ज़िला मंडी बहाउद्दीन से हलफ ले लें, लेकिन बस वो अपना सर छुड़ाने के लिए उन्होंने बस किया। अच्छा, जब आप बाइज्जत बरी हुए तो आपको फिर पहला क्या एहसास हुआ था, क्या फील किया आपने? मैंने तो ये महसूस किया कि बस मेरे ऊपर ना अल्लाह की तरफ से ये इम्तिहान था जो मैंने दिया है। सही। बस एक ही चीज़ मेरे जहन में थी कि बस अल्लाह का ये इम्तिहान है, और ये मुझे कन्फर्म था कि इसमें मुझे सजा नहीं होगी। सही। क्योंकि जो बंदा, जिस बंदे ने अगर ये काम नहीं किया तो अल्लाह उसकी मदद करता है। बिल्कुल ऐसे। तो मुझे ये कन्फर्म था कि अल्लाह मेरी मदद करेगा और इंशाल्लाह मुझे सजा नहीं होगी, क्योंकि
जो बंदा भी, मिसाल के तौर पर उस केस में जो बंदे असल मर्डर करने वाले हैं वो पकड़े ही नहीं गए, आज तक नहीं पकड़े गए, पुलिस ने उसके बाद उनको छुआ भी नहीं, पूछे ना, केस क्लोज कर दिया। तो जो केस क्लोज हो गया, बंदे जो उधर वकूए में होंगे तो उनको अल्लाह ताला किसी और तरीके से सजा दे देगा। बिल्कुल, एक सजा तो मिलती है ना। तो मुझे कन्फर्म था कि इसमें मुझे सजा नहीं होगी क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ। तो अल्लाह ने मुझे बेगुनाह किया, अल्लाह के फजल से मैं बाइज्जत बरी हुआ। बाकी भी लोग कुछ बरी हो गया, कुछ सजा, लेकिन मैं ये कन्फर्म कह रहा हूँ कि जो सजा भी हुए हैं वो भी बेगुनाह हैं। सही, ले उन्होंने कुछ और काम किया होगा ना गलत, उसमें उसकी सजा उनको अल्लाह ताला ने इधर दे दी, बस यही होता है। अच्छा, आपके पास चेयरमैन की भी पोस्ट रही है, फिर आप पंजाब चैम्बर जो है एग्रीकल्चर वाला, उसके वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो ये सफर आपका कैसा रहा? फिर ये एक ना जमींदारों की तंजीम है। सही, वो तंजीम से थोड़ा ऊपर हटके, ये जिस तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना जी, हमारे बिजनेसमैनों की जी, ये जमींदारों की भी चैम्बर फूड एंड एग्रीकल्चरल, ये एक एजेंसी है। तो ये असल में बनाई तो सब पूरे पंजाब के, पाकिस्तान के ज़मींदार जो हैं उन्होंने इकट्ठा करके, तो ये इसको यानी चैम्बर के तौर पे, जिस तरह आप ये इसको कैसे कह सकते हैं कि चैम्बर है पंजाब पूरे की। अभी मुझे पंजाब का नायब सदर मैं था, तो हमारे दोस्त हैं शौकत चद्दर साहब, वो उधर पूरे पाकिस्तान के सदर हैं। सैयद हैं अपना रिजवी साहब, उसका नाम नहीं अभी याद आ रहा, तो वो इसके सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वकार रिजवी। अच्छा, हाँ जी जी, तो वो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं पूरे पाकिस्तान के। तो ये सिस्टम अभी इनकी मीटिंगें चल रही हैं, बाकी ज़िलों में भी काम हो रहा है कि इनको जो है ना बतौर चैम्बर बिजनेस के तौर पे फूड को बतौर बिजनेस आगे ले जाया जाए। इस पे ये काम हो रहा है। अच्छा, आज का नौजवान तो खेती बाड़ी से, ज़राअत से काफ़ी दूर है, तो आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या मुश्किलात हो सकती हैं? एक तो ये बात है कि खेती बाड़ी जो है ना जी, हमारे पाकिस्तान की हुकूमत ने ज़मींदार को वैसे ही क्रश कर दिया है। सही, और ज़मींदार को ज़मीन से कुछ आमदन नहीं हो रही, बिल्कुल, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आमदन कम हो रही है। इसलिए जो भी ज़राअत की तरफ लोग वाबस्ता हैं वो उससे पीछे हट रहे हैं, दिन ब दिन पीछे हट रहे हैं। नए बच्चे तो वैसे ही ये मोबाइल पे लग गए, इंटरनेट जहाँ ये ज़मींदारी की तरफ क्या जाएंगे, बड़े जो थे वो भी छोड़ रहे हैं। तो ज़मींदार का वैसे ही मतलब है बहुत ही बुरा हाल है, सच्ची बात है, बिलखसूस पाकिस्तान में। तो बाकी बच्चों की जो हालत है ना, बच्चे काम नहीं कर सकते अभी, जो इस पौध के बच्चे हैं ना, ये इस नस्ल के बच्चे जो हैं, यानी कोई भी सख्त काम ये नहीं कर सकते। ये सारा दिन इन्होंने फ़ोन पकड़ा, नेट पे लगे रहे, बागी हो रहे हैं दिन ब दिन, मुझे जो मैं महसूस कर रहा हूँ। तो बच्चों को तरबियत का भी मसला है, वालिदैन पूरी तरबियत भी नहीं कर सकते। स्कूलों में पढ़ाई का वैसे ही बेड़ा गर्क हो चुका है, यानी पढ़ाई नाम की, अभी आप देखें ना कि जुमा हफ्ता की छुट्टी कर दी गई है तालीम में भी, और अभी स्कूलों को ठेके पे दिया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अगर जैसे इस तरह का सिस्टम चलेगा तो तालीम का निज़ाम तो तबाह होगा। इससे पहले भी तालीम का निज़ाम अच्छा को ख़ास नहीं था, लेकिन ये इस तरह को आके तो इसको मज़ीद जो है ना, बड़े लोग जो कुछ भी आमदन वाले हैं या बैरून मुल्क हैं, वो सारे अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में करवा रहे हैं, दाखिल करवा रहे हैं। अभी ये जो अभी लोग ये समझते हैं कि हमने अगर गवर्नमेंट के स्कूल में दाखिल करवाना है तो हमारी बेइज्जती है। बिल्कुल ऐसे है, ऐसे लोग समझते हैं बस ये इधर तो गरीब लोगों के बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं। ये कंसेप्ट गलत है। ये सरकारी स्कूलों में, हालांकि देखें ना, सरकारी स्कूलों में जो टीचर थे BA MA MSc हाई एजुकेशन थे, तो प्राइवेट स्कूलों में जो मिडल मैट्रिक FA इस तरह के बच्चे और पढ़ाई करवा रहे हैं तो अनट्रेंड है। बिल्कुल ऐसे।
तो अनट्रेंड बच्चे के अपना टीचर और ट्रेंड टीचर में बड़ा फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। हाँ, तो अभी ये जो ठेके पे दिए जा रहे हैं इसमें भी सारे अनट्रेंड टीचर हैं, तो इसलिए वो बच्चों को उस तरह की तालीम तो नहीं दे सकते ना। तो ये मेरे ख्याल में तो बहुत गलत सिस्टम है ये जो ठेके पे देने वाला। या लेकिन ऐसे हो रहा है कि हमारा शायद हम भी ठेके पे चले जाएं, हमारा मुल्क भी ठेके पे चला जाए, ऐसे ही कुछ हालात। जैसे पीआई की हो गई है, देखें ना, देखें स्टील मिल है, पीआई है, रेलवे है, किस किस की बात करें। मतलब मैनेजमेंट का फुकदान है। हुकूमत जो है वो हर चीज़ को ठेके पे, हमारा ये ज़मीन का सिस्टम पटवार सर्कल सारा ठेके पे दे दिया गया है, ये सफाई का निज़ाम पूरा वो ठेके पे दे दिया गया है, और इसमें इतने घपले हैं कि बंदा सोच ही नहीं सकता। अगर देखा जाए तो जो काफ लीग रही है चौधरी परवेज इलाही की जो हुकूमत है, उसमें तो एजुकेशन काफ़ी अहमियत दी गई है। बहुत अच्छा निज़ाम था चौधरी परवेज इलाही के दौर में। ज़राअत को देखते हैं, ज़राअत के लिए वो बंदा जो है इंतहाई मेहनत करता था, और ज़मींदारों को उस वक़्त कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये जो ट्यूबवेलों के बिलों में रियायत दी गई थी, और ज़मींदार उस वक़्त बेहतर था। गांव में सोलंग लग गए, नए खाल बने हैं। मतलब उस वक़्त जो है ना हमारे खाले वगैरह या उसका सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। अभी 3-4 साल पहले तक ये जो खाला जाता है हमारे, मैंने 5-6 खाल बनवाए हैं अपने गांव में। तो खाला जात पक्के बनते रहे हैं, अभी उसके फंड ही खत्म हो गए हैं। बल्कि रेस्क्यू का प्रोग्राम है वो भी चौधरी परवेज इलाही लाया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ये जो सड़कों पे गश्त करते हैं फोर्स जो है वो, उनका बहुत अच्छा सिस्टम था। ट्रैफिक पुलिस वाला जो नहीं, ये पेट्रोलिंग पुलिस जो है ये भी चौधरी परवेज इलाही के दौर में ये शुरू हुआ। यानी इस तरह का जो उनके प्रोग्राम थे बहुत अच्छे थे चौधरी परवेज इलाही के। क्योंकि ये वो है जो पर्सनली मैंने भी देखे हुए हैं कि काफी अच्छा रहा है। हाँ, नहीं, उनका दौर बहुत अच्छा था। आपके वालिद साहब या बड़े भाई की कोई एक नसीहत बात आपको आज भी याद हो और आप उस पर अमल करते हैं, जो हम सब के लिए भी सबक हो? मेरे वालिद साहब जो है वो तो रूहानियत से उनका तल्लुक था, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस मुझे किया कि पढ़ो। सही। मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने भी मुझसे ज़्यादा यही फोकस किया कि पढ़ो, लेकिन बदकिस्मती से मैं जितना वो चाहते थे नहीं पढ़ सका। ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी गलती है। तो पढ़ना चाहिए था, जिस तरह हम अब अपने बच्चों को कहते हैं कि पढ़ो, हम कहते हैं कि सारे काम वो अच्छे से करो। हाँ जी, तो बच्चों का एक अपना ज़हन होता है, उम्र होती है, तो बच्चों के ज़हन में ये जब बात बैठेगी, अभी लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं, लड़के कम पढ़ते हैं, तो इस तरह का सिस्टम था उनका जो है ना। मैंने उन्हीं की ख्वाहिश पे ही लाहौर भी गया था दीन की तालीम के लिए। हाँ जी, तो वहाँ भी मैंने 3 साल पढ़ा। तो फिर मेरे बड़े भाई बैरून मुल्क चले गए, तो हम चूँकि 2 ही भाई थे, तो वो अभी मेरी सिस्टरें थी घर, वालदा थी, तो घर में मर्द था कोई नहीं, तो मैं फिर उधर से छोड़ के फिर वापस आ गया था। अच्छा, आप एक सियासी समाजी शख्सियत भी हैं और आपके साथ एक रूहानी टाइटल भी जुड़ता है, तो आप किस सिलसिले के साथ ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा रूहानी ताल्लुक़ जो है जनाब हजूर नौशा गंज बख्श से है। और हाँ जी, रनमल शरीफ। और ये सिलसिला बनता है कादरी हजूर गौस पाक से, माशाअल्लाह, जनाब सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, उनसे रूहानी एक सिलसिला जो है वो कादरी सिलसिला उसको कहते हैं, सिलसिला कादरी है। फिर हम जो हजूर नौशा गंज बख्श से करीब हैं, तो वो नौशाई भी हम कहलवाते हैं। यानी 2-3 टाइटल आ जाते हैं, कादरी या नौशाही। नौशाई कादरी मतलब है, क्योंकि मैंने अपने नाम के साथ भी नौशाई शमशाद हुसैन नौशाही ये लिखवाता हूँ, तो वो हजूर नौशा गंज बख्श के साथ रूहानी तल्लुक़ की वजह से ही लिखवाता हूँ। कि अगर आज से 50 साल बाद आपकी जो आने वाली नस्ल वो आपके बारे में स्टडी करे या ये कोई भी इंटरव्यू, पॉडकास्ट, वीडियो देखे, तो आप क्या चाहते हैं वो क्या जाने आपके बारे में? मैं सबसे पहले तो ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि तालीम हासिल करें बच्चे जितने भी हैं। सही। ये और तालीम बिलखसूस तालीम जो है ना, दीन की तरफ जाएं। बिल्कुल। हमने जो हमारे बच्चे इंग्लिश की तरफ और बैरून मुल्क की तरफ जा रहे हैं ना, ये हमारे लिए सच्ची बात है, ये हमारे लिए तबाही है, मुसलमानों के लिए तबाही है।
ये जो यहूदी और ईसाई हैं कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। ये कुरान का फैसला है। ये कुरान का फैसला है, हमारे नबी ने फरमाया। और जितनी भी आने वाली नस्लें हैं, और मुझे यकीन है अल्लाह के फजल से कि आने वाली नस्लें दीन की तरफ राग़िब हो रही हैं, क्योंकि बैरून मुल्क में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो है ना यहूदियत और ईसाइयत से मुनरफ होके तो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। और हमारे बंदे भी जो है पहले से काफ़ी बेहतर नस्ल जो है ना, पुरानी नस्ल भी और नई नस्ल भी दीन की तरफ मुतवज्जो हो रही है। लेकिन क्योंकि ये एक सिलसिला है, शैतान ने अपना काम दिखाना है, बिल्कुल, तो वो अपना काम दिखाएगा, लेकिन अल्लाह का भी एक फ़ैसला है। इंशाअल्लाह ताला लास्ट पे इस्लाम ही गालिब आएगा अल्लाह के फजल से। ये जो भी ये फ़लस्तीन वाला ये सारे मामला चल रहे हैं, तो हमारे हुक्मरान जितनी भी बेइज्जती का शिकार हैं, जैसे भी होगा, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान कायम रहेगा और पाकिस्तान में नेक और अच्छा हुक्मरान आएगा। हमारा आर्मी चीफ जो भी कल आए परसों आए जब भी आएगा, इंशाअल्लाह ताला कोई इंसान का बच्चा आएगा आर्मी चीफ, तो हमारे मुल्क की भी तकदीर बदलेगी और उससे इस्लाम की भी तकदीर बदलेगी। ये यकीन है मुझे अल्लाह के फजल से। इसमें अगर देखा जाए तो मसला ज़्यादा ये है कि तालीम से दूरी है, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं, किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें भी वो इल्म हासिल हो जाता है। इसी तरह अगर हम इस्लाम का इल्म हासिल करें, कुरान और हदीस का अच्छे बुरे की तमीज़ सीखें, तो हमें भी वो पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। देखें ना, हम कुरान पढ़ते हैं ना, तो कुरान में हम सिर्फ इस हद तक पढ़ते हैं कि एक लफ्ज़ पढ़ेंगे तो 10 नेकियां मिलेंगी। लेकिन जब हम कुरान पढ़ेंगे, उसको उसका तर्जमा पढ़ेंगे, हमें उसकी समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि तर्जमा साथ नहीं होता जी। अरबी को हम समझते नहीं, बिल्कुल। उसका जब हम तर्जमा पढ़ेंगे, तर्जमे के साथ फिर हम जब तशरीह उसकी पढ़ेंगे, तो फिर हमारे दिल को बात लगेगी कि ये तो ऐसे था, ये तो ऐसे था, ये करना था, ये सवाब, ये गुनाह, तो बंदा फिर उस हिसाब से आगे चलता है। वो इसमें हमें अरबी, चूंकि हमारी मादरी ज़ुबान तो है नहीं जी, हम कुरान पाक पढ़ते हैं और रोज़ाना कई दोस्त भाई सिपारा 2 सिपारे ज़्यादा भी पढ़ते हैं, तो उनको इस हद तक ही पढ़ते हैं कि हमने बस इतना पढ़ना है तो इतना सवाब लेना है, उस पर हम अमल दरामद नहीं करते। अमल दरामद उस वक्त होगा जब बच्चा उसकी तर्जमा और तशरीह पढ़ेगा। तो इसलिए जो है ना, क्योंकि अरबी ज़ुबान चूँकि हमारे मादरी ना होने की वजह से ये मसाइल हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है बच्चे इसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं, तो अल्लाह का ख़ास फजल हो इन पे बच्चों। आपकी जो फैमिली है राजे की बरादरी, इस फैमिली ने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी है। ऐसे कौन से मंसूबे हैं जिन पर आपको फ़ख्र है? साडे राज्य के बिरादरी विचों जी बिलखसूस जी साडा चाचाजाद भाई है मुहम्मद अरशद, सही आजकल इंग्लैंड मुकीम है। उसने इत्थे साडे मांगड़ दे गरीब लोग जिन्हों को घर नहीं, सही उन्होंने वास्ते 50 प्लाट 5-5 मरले दे 50 प्लाट उन्होंने फ्री दिते ने, सही खसूसी तौर पर ना जी। ये एक साडे वास्ते फख्र है। साडे भाई ने हाँ जी तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए दी बिल्कुल वो जगह बनती है जी, और बार लबे सड़क है, और उस काफ़ी लोगों ने अपने नाम करा ली, सही, और कुछ लोग अभी रहते हैं, फुल उनको इख्तियार दे दिए, उनके नाम ट्रांसफ़र करवा दिए। और दूसरे हैं हमारे, वो भी चाचाजाद भाई हैं अरशद मांगट, वो अमेरिका में रहते हैं, सही। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है कोई ख़ास काम के लिए, ज़्यादा अमाउंट के लिए, तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं हमने ये दारा बनाया है, उसके लिए उन्होंने हमें 5 लाख रुपया दिया, सही। हमने ये स्कूल का लड़कियों के स्कूल का काम था, तो उनके लिए उन्होंने बरामदा बनवा दिया, यानी ज़्यादा अमाउंट अगर हम जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो खुसूसी तौर पे वो हमारी मदद करते हैं। बाकी भी हमारे काफ़ी बरखुरदार भाई जो हैं वो बैरून मुल्क हैं,
तो हम ये जो गलियों में या दूसरा को काम करना पड़ता है, तो हम सही। सबको रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो सारे ही, आसिफ है चाचाजाद भाई है वो भी, तो वो मतलब है इस तरह के मुश्तरका कामों के लिए वो हमें ख़ास तौर पे सपोर्ट कर देता है। तो इसलिए जो है ना वो सारे भाई मिल के सपोर्ट करते हैं। यानी किसी ना किसी तरह लोगों के काम हो रहे हैं बस। हाँ इंशाल्लाह, मतलब है हमारे बिलखुसूस चूँकि हमारे वो बिरादरी के काफ़ी भाई बरखुरदार जो हैं वो बैरून मुल्क हैं, सही तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, सही। तो वो स्पेशली मेहरबानी करते हैं, यानी फंड जो है ना वो लाखों में दे देते हैं, तो इससे हम मोहल्ले के कोई मुश्तरका काम करवा ये लेते भी हैं। उनकी एक अच्छी बात है कि हाँ। इस दौर में जहाँ इतनी महंगाई है ओवरऑल ही, हाँ तो इस दौर में भी इतना कुछ करते हैं। हाँ, तो ये प्लाटों का काम तो माशाल्लाह इसको हर बंदे ने ही बड़ा अप्रिशिएट किया सही। कि इतना बड़ा काम जो है ना वो किसी ने नहीं किया, यानी इसमें मुख्तलिफ चैनल ने भी इसको वो सराहा है। मुझे यहाँ सबसे अच्छी जो बात लगी वो ये कि आप पूरी ओनरशिप दे रहे हैं उनको। और नहीं उनको मतलब ये उनके नहीं कि नाम सिर्फ ट्रांसफर जगह करवा दे दी। दिया। हाँ नहीं ट्रांसफर करवा दिया ये उनका। चीज तो हर किसी के बस की बात हाँ नहीं जी है। हाँ जी। तो ये थी आज की हमारी पॉडकास्ट, जिसमें हमने ये सीखा कि इंसान की जिंदगी में कई तरह के हालात आ जाते हैं। कभी इंसान बहुत अच्छी पोजीशन पे होता है, सब कुछ उसके पास होता है, लेकिन कभी कभी इंसान पर आजमाइश भी आ जाती है। लेकिन अगर हम साबित कदम रहें, अल्लाह पर हम यकीन रखें, तो एक दिन वो फिर हमें कामयाबी की तरफ ले आएगा। आज की पॉडकास्ट हम सब के लिए और आने वाली कई नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।